अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। ज़बानी कहानी में आज एक तवील अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है मुंशी प्रेमचंद ने। अफसाने का उन्वान है दूध की कीमत। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ और नर्सें सभी नज़र आती हैं, लेकिन देहातों में अभी तक जच्चा खाना रविश कदीम की तरह भंगनों के ही दायरे इक़्तिदार में है और एक अरसा दराज तक इसमें इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के ज़मींदार ज़रूर थे, तालीमी याफ्ता भी थे, जच्चा खाना की इस्लाह की ज़रूरत को भी तस्लीम करते थे, लेकिन अमली मुश्किलात को क्या करते। देहात में जाने को कोई नर्स राज़ी भी हुई तो ऐसा मुआवजा तलब किया कि बाबू साहब को सर झुकाए चले आने के सिवा कोई तदबीर न सूझी। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही क्यों कर हो सकती। उनका हक़ुल खिदमत तो गालिबन बाबू साहब की निस्बत मिल्कियते बे होने पर भी पूरा होता। आखिर जब 3 लड़कियों के बाद ये चौथा हुआ, आधी रात को बाबू साहब की चपरासी ने गूदड़ गूदड़ की हाँक लगाई। चमारों की टोली जाग उठी। गूदड़ के घर में इस रोज़े सईद की महीनों से तैयारी थी। खदशा था यूं ही कि कहीं बेटी हो जाए, नहीं तो फिर वही बंधा हुआ रुपया और वही एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस मसले पर मियाँ बीवी में बार बार तबादला ख्यालात हो चुका था, शर्तें लग चुकी थीं। गूदड़ की बहू कहती थी कि अगर अब के बेटा ना हुआ तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं। और गूदड़ कहता था कि देखो बेटी होगी और बीच खेत बेटी पैदा होगी। बेटा पैदा होगा तो मुँह मुड़वा लूंगा। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह भंगन में मुखालफाना जोश पैदा करके वो बेटे की आमद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भंगन बोली, अब मुड़वा ले मूछे दाढ़ी, जा। कहती थी बेटा होगा, पर सुनते ही नहीं। रट लगाए, खुद तेरी मूछे मूंडूंगी, खूंटी तो रखूं नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस, मूछे फिर निकली ही नहीं। तीसरे दिन फिर देखे जू की तू है, मगर जो कुछ मिलेगा इसमें आधा रख लूंगा, कहे देता हूँ। भंगन ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल दी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी तो रोशन चौकी बचाने जाना पड़ता है। भंगन ने दूर से ही कहा, तो कौन बड़ी मुश्किल है, वहीं धरती पर लिटा देना और रोशन चौकी बजाना, मैं आकर दूध पिला दिया करूंगी। महेश नाथ के यहाँ अब के भंगन की खूब खातिर की गई। सुबह को हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परसा मिलता। भंगन अपने बच्चे को दिन में 2 बार से ज़्यादा दूध न पिला सकती, इसके लिए ऊपर का दूध मुहैया कर दिया जाता। भंगन का दूध बाबू साहब का बच्चा पीता था और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद ना हुआ। मालकन मोटी ताज़ी औरत थी, मगर अब की कुछ ऐसा इत्तफाक कि दूध ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतनी अफराद से दूध होता था कि लड़कियों को बदहज़मी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भंगन जनाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकन ने कहा, भंगन हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जिए बैठी खाती रहना, 5 बेगे माफ़ी दिलवा दूंगी, तेरे पोते तक खाएंगे। और भंगन का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के बाइस बार बार क़य करता और रोज़ बरोज़ लागर होता जाता। भंगन कहती, और मुंडन में जोड़े लूँगी बहू जी, कहे देती हूँ। बहू जी, हाँ जोड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने की। वाह बहू जी, चांदी के जोड़े पहन के किसे मुँह दिखाऊंगी। अच्छा सोने के लेना भाई, कहती तो हूँ, और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े। बहू जी, अरे वो भी लेना, वो दिन तो भगवान दिखाएं। घर में मालकन के बाद भंगन की हुकूमत थी। मेहरियाँ, मेहराजन, मजदूरने सब उसका रोब मानती थी, यहाँ तक कि खुद बहू जी भी इससे दब जाती थी। एक बार तो इसने महेश नाथ को भी डांटा, वो हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना मुश्किल है। इस पर भंगन ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कौन कोई आदमी बनाएगा। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे मौके पर भला भंगन सलामत रहती, सर के बाल उखाड़ लिए जाते। लेकिन आज बाबू साहब हंसे और कहकहा मारकर बोले, भंगन बात बड़े पते की कहती है। भंगन की हुकूमत साल भर तक कायम रही, फिर छिन गई। बच्चे का दूध छुड़ा दिया। अब बरहम उन्होंने
भंगी का दूध पीने पर एतराज़ किया। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित की तजवीज़ कर बैठे, लेकिन महेश नाथ अहमक न थे। फिटकार बताई, प्रायश्चित की खूब कही आपने शास्त्री जी। कल तक इसी भंगन का खूब पीकर पला, अब प्रायश्चित करना चाहिए। वाह! शास्त्री जी बोले, बेशक कल तक भंगन का खून पीकर पला, गोश्त खाकर पला, ये भी कह सकते हो, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुर में तो छूत छात सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते, खिचड़ी तक खा लेते हैं। बाबूजी और क्या कहें, पूरी तक नहीं रह जाते, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते। लेकिन इसके मायने ये हैं कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई कैद नहीं, राजा हैं। मगर हमारे तुम्हारे के लिए तो कदम कदम पर बंदिशें हैं। उसका धर्म है तो प्रायश्चित ना हुआ, लेकिन भंगन से उसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपड़े, अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली न ले जा सकी, और सोने के जोड़े भी मिले, और एक दो नई खूबसूरत साड़ियाँ मामूली नैनसुख की नहीं, जैसे लड़कियों की बार मिली थी। इस बार चेचक का जोर हुआ, गोदड़ पहले ही जद में आ गया। भंगन अकेली ही रह गई, मगर काम जूं का तूं चलता रहा। भंगन के लिए गोदड़ इतना ज़रूरी न था जितने गोदड़ के लिए भंगन। लोग मुंतज़िर थे कि भंगन अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भंगन कहीं ना गई। यहाँ तक के 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला, कमज़ोर और दायमुल मर्ज रहने पर दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही ना हुआ, दायमुल मर्ज क्यों ना होता। एक दिन भंगन महेश नाथ के मकान का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलाजत जमा हो गई थी, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और इसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भंगन को ना बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज्यादा जहरीला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब जहर जिस्म में पेवस्त हुआ और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडलाया करता। घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बच्चे शेर हो सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ न थी। हाँ, दूर ही से उसे मट्टी के एक सकोरे में खाना डाल कर दे दिया जाता था, और गांव के लड़के इससे दूर दूर रहते थे। ये बात उसे अच्छी न लगती थी। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाते हैं, इसके लिए मट्टी के सकोरे। यूं उसे इस तफरीक का मुतलक एहसास न होता, लेकिन लड़के उसे चढ़ा चढ़ा कर इस जिल्लत के एहसास को सांद पर चढ़ाते कि उतारे कपड़ों में से एक थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम के लिए वो एक ही आरामदेह थी। ये इसकी खुसूसियत थी। और सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार बारिश में भी जिंदा था और तंदुरुस्त था। बस उसका कोई रफीक था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने हम चश्मों की बदमिजाजियों और तंग ज़रफ़ियों से तंग आकर मंगल के ज़ेरे साया आ पड़ा था। खाना दोनों का एक था, कुछ तबीयत भी यकसां थी, और गालिबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ़ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा था टॉमी। महेश नाथ के अंग्रेज़ी कुत्ते का नाम था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो इसी वक्त करता जब वो दोनों रात को सोने लगते। ज़रा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारे टाट को तुम घेर लेते हो। टॉमी कूं कूं करता और दुम हिलाता, और बजाय इसके कि खिसक जाए और ऊपर चढ़ाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज़ अपना घर देखने थोड़ी देर रोने के जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी, और अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपर का हिस्सा नोकदार हो गया था। यहीं उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी। वही मज़ा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज़ इस वीराने में खींच ले जाती, और टॉमी हमेशा उसके साथ होता था। वो खंडर की मखरूती दीवार पर बैठ जाता और ज़िंदगी के आने वाले और गुज़िश्ता ख्वाब देखने लगता, और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक बार कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को इस पर रहम आया या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कुछ ही हुआ हो। उसने तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा।
क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला, खिलाओगे तो क्यों ना खेलूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मंगल ने कहा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा। ये मसला टेढ़ा था। सुरेश ने एक लम्हा गौर करके कहा, तुझे अपनी पीठ पर कौन बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने किसी कदर दिलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग सवार बनोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने तहकुमाना लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा, मंगल सरपट भागा। सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बिस्यार खोरी ने उसे थुल बना दिया था। दौड़ने से उसका सांस फूलने लगता था। आखिर सुरेश ने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो, वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम बन जाओ। मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने इसके मतलब को बरहम कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने आपके मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश अपना वजनी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टुक टुक करके बोला, चल घोड़े चल। मगर उसके बोझ के नीचे गरीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था, दौड़ना तो दूर की बात थी। एक लम्हे तो वह जब्त किए चौपाया बना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ता से पीठ सकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश क्यों रो रहा है। गांव में कहीं सुरेश रोए, उनके ज़कीउल हसन कानों में ज़रूर आवाज़ आ जाती थी, और उसका रोना भी था तो दूसरों लड़कों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। 1 मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता तो माँ के घर में फरियाद लेकर ज़रूर आते। माँ चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बहुत बेवकूफ़, हद से ज़्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन ना आया, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो यकीन लाना लाजिम हो गया। इसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद है। तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों है? ये गिर पड़े हैं इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना जोरी? देवी दांत पीस कर रह गई। मारे तो इसी वक्त स्नान करना पड़ता, कुमची तो हाथ में लेना ही पड़ती। छूत की बरकी रो कुमची के रास्ते उनके जिस्म में सरायत कर जाती, इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी और हुक्म दिया कि इस वक्त यहाँ से निकल जा, फिर जो तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खाकर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या होती, खौफ था। मुफ्त की रोटियां खा खाकर शरारत सूझती है। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाऊंगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में और कहाँ जाता, भंगी को कौन पनाह देता? वही अपने बेदरो दीवार की आड़ थी, जहाँ पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पोंछ सकती थीं। वहीं जाकर पड़ रहा और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी ना गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। लेकिन जूं जूं शाम होती गई, उसका एहसास ज़िल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब कर देने वाली भूख जिस्म का खून पी पी कर और भी बेपनाह होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की तरफ उठ जाती। उसने मशवरतन टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूँगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह की ज़िल्लतें तो सारी ज़िंदगी सहनी हैं। फिर ज़रा देर में दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुँचा। हमारी ज़िंदगी इसीलिए है भाई। मंगल बोला, तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने फिर अपनी सगिस्तानी ज़बान में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूँगा। एक लम्हे बाद भूख ने तालीफ का एक नया पहलू अख्तियार किया। मालकन तलाश कर रही होंगी। क्यों टॉमी? और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे?
कहार ने उनकी थाली का जूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी चीज़, हाँ मलाई। हमारी आवाज़ न सुनाई देगी तो सबका सब घोड़े पर डाल देंगे। ज़रा देख लें कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा, कोई ब्राह्मण हो। अच्छा चलो तो वहीं चलें, मगर छुपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने ना पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, ये समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर की खबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे। नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा। मालकन ने डांटा था इसीलिए भागा था शायद। मंगल के जी में आया, चलकर उस आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया, नहीं तो सबेरे सबेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी। महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे, सुरेश सोएगा। गरीब मंगल की किसे फिक्र है। इतनी देर हो गई किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा। मंगल आधे घंटे तक वहां दुबका रहा। किसी ने उसका नाम न लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जाना चाहता था कि उसने इसी कहार को एक थाल में झूठा खाना ले जाते देखा। शायद घोड़े पर डालने ले जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सकता था। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था। हमने कहा कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने कहा, तो बोला क्यों नहीं। मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहार के हाथ से थाली ले ली और उसे ऐसी नज़र से देखा जिसमें शुक्र और एहसानमंदी की एक दुनिया छुपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे हस्बे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी।